Hello friends, welcome to Just Law powered by Abhimanyu IAS. So today we'll be discussing questions of CPC which appeared in 2015 हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन. इससे पहले हमने पिछले लेक्चर्स में 2018 में जो CPC से रिलेटेड क्वेश्चंस हरियाणा जुडिशरी में आए वो डिस्कस किए और उसके बाद 17 में जो आए वो डिस्कस किए. उसी सीरीज़ में आज हम जो क्वेश्चन डिस्कस करेंगे वो क्वेश्चंस हैं जो 2015 में हरियाणा जुडिशियल एग्जामिनेशन में CPC के अपीयर हुए थे. तो let's start the questions. Question number 1. According to Order 2, Rule 3 of CPC, a plaintiff may unite in the same suit several dash against the same defendant. तो क्या यूनाइट कर सकता है प्लेंटिफ एज पर ऑर्डर 2 रूल 3? क्या वो इश्यूज़ को यूनाइट कर सकता है, क्लेम्स को कर सकता है, कॉजेज ऑफ एक्शंस को कर सकता है, डेट्स को कर सकता है? सो Order 2, Rule 3, it states that the plaintiff can unite, he may unite in the same suit several causes of actions. Causes of actions. Let's read the explanation. A plaintiff may unite in the same suit several causes of actions against the same defendant. एक ही defendant के against कर सकते हैं और the same defendants jointly same defendants के against or against and any plaintiff having causes of action in which they are jointly interested against the same defendant or the same defendants. तो jointly या independently एक defendant या same defendants के खिलाफ may unite such causes of action in the same suit. तो वो जो causes of action है उनको unite कर सकते हैं एक ही सूट में. Further, where causes of actions are united, the jurisdiction of the court as regards the suit shall depend on the amount of the value. तो वो causes of action जो unite करने के बाद it will depend, jurisdiction जो है तो जो है वो depend करेगी amount और value of the aggregate subject matter at the date of instituting the suit. तो at the date of institution the suit जो value होगी उस पर depend करेगी. So the answer is causes of actions. According to Order 2, Rule 3 of CPC, a plaintiff may unite in the same suit several causes of actions. Actually, Order 2, Rule 2 is very common. So you need to read the next rule as well, which is Order 2, Rule 3. ये प्रीलिम्स के साथ साथ इसमें मेंस में भी इससे क्वेश्चन आने की उम्मीद है. तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोविजंस ऑफ सेक्शन 10 ऑफ CPC आर, दे आर डायरेक्टरी, दे आर मैंडेटरी, नॉन मैंडेटरी, डिस्क्रिशनरी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल लेट्स डिस्कस सेक्शन 10. सेक्शन 10 इज अबाउट रेस सब जुडिस. तो अगर किसी ऑलरेडी किसी कोर्ट में कोई केस चल रहा है तो वो दूसरी कोर्ट में उसको स्टे कर दिया जाता है. तो उस सेक्शन में सेक्शन 10 डील्स विद रेस सब जुडिस. सो क्या ये मैंडेटरी प्रोविज़न है या डायरेक्टरी है, क्या है? तो दिस इज़ अ मैंडेटरी प्रोविज़न. द राइट ऑप्शन इज मैंडेटरी. ऑप्शन 2 इज़ द राइट ऑप्शन. लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन. The object of section 10 is to prevent courts of concurrent jurisdiction from simultaneously trying two parallel cases. इसमें जो है उसको ट्रायल की बात कर रहे हैं, यहाँ पे इंस्टीट्यूशन की बात नहीं है. इन रिस्पेक्ट ऑफ सेम मैटर इन इशू, व्हेन 2 or more cases are filed between the same parties. सेम पार्टीज में अगर 2 या 2 से ज़्यादा केसेस चल रहे हैं ऑन द सेम सब्जेक्ट मैटर इन 2 or more different कोर्ट्स, अलग अलग कोर्ट्स में चल रहे हैं, द कॉम्पिटेंट कोर्ट हैज़ पावर टू स्टे प्रोसीडिंग्स. प्रोसीडिंग्स क्या हो जाएंगी? प्रोसीडिंग्स स्टे हो जाएंगी. स्टे हो जाएंगी इसमें ऑफ अनदर कोर्ट. ऑफ सब जुडिस अप्लाइज टू द ट्रायल ऑफ अ सूट एंड नॉट टू इट्स इंस्टीट्यूशन. तो ये ट्रायल की बात करता है, ट्रायल में स्टे होगा, इंस्टीट्यूशन पे कोई बार नहीं है. पेंडेंसी ऑफ अ सूट इन अ फॉरेन कोर्ट, अगर फॉरेन कोर्ट में कोई पेंडेंसी है किसी सूट की, इट डज नॉट कम अंडर सेक्शन 10. तो फॉरेन कोर्ट में अगर कुछ चल रहा है तो वो उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा.
सेक्शन 10 इज नॉट एप्लीकेबल टू क्रिमिनल केसेस एंड अप्लाइज टू सूट्स एंड अपील्स। तो किस पे लगता है ये? सूट्स एंड अपील्स, सूट्स एंड अपील्स, इन पे अप्लाई होगा ये, सूट्स एंड अपील्स पे होगा। द टू फोल्ड ऑब्जेक्ट्स आर अवॉइड वेस्टिंग कोर्ट रिसोर्सेज, ताकि कोर्ट की कंकरेंट जुरिडिक्शन है, दो कोर्ट्स एक ही बात को डिसाइड करेंगी तो उसे कोर्ट रिसोर्सेज का नुकसान हो रहा है, तो उसको अवॉइड करने के लिए। एंड अवॉइड कन्फ्लिक्टिंग डिसीजंस, तो ऐसे दो अलग अलग डिसीजन आ जाएंगे तो भी जो पार्टीज़ हैं उनको काफ़ी कन्फ्यूज़न हो जाएगी। इट इज़ मैंडेटरी प्रोविज़न, सो इट इज़ ए मैंडेटरी प्रोविज़न एंड नॉट मियरली डायरेक्टरी। तो इसमें क्या क्या हो गया, ये सूट्स एंड अपील्स पे अप्लाई होगा। फॉरेन कोर्ट में अगर कोई केस चल रहा है उस पर रेस सब जुडिस नहीं लगेगा, और रेस सब जुडिस सेक्शन 10 जो है वो ट्रायल की बात कर रहा है, ना कि इंस्टीट्यूशन की। तो ये बातें आपने ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनरल पावर टू अमेंड एनी एरर और डिफेक्ट इन एनी प्रोसीडिंग्स इन ए सूट वेस्ट्स इन द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ। तो जनरल पावर्स टू अमेंड, इसकी बात हो रही है। तो दीज आर अंडर सेक्शन 153। सेक्शन 153 जो है सीपीसी का, इट डील्स विद जनरल पावर ऑफ टू अमेंड एनी एरर और डिफेक्ट। तो किसी भी समय अगर कोई एरर या डिफेक्ट है उसको ठीक किया जा सकता है किसी प्रोसीडिंग में। अब इसमें एक 153 के साथ साथ 152 प्रीलिम्स के हिसाब से बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रोविज़न है। इसमें क्या है, अगर क्लैरिकल और अरिथमेटिक मिस्टेक्स हैं किसी ऑर्डर में, डिक्री में या जजमेंट में, उसको डील करता है 152। बट हेयर द क्वेश्चनर इज आस्किंग अबाउट जनरल पावर टू अमेंड एनी एरर और डिफेक्ट इन एनी प्रोसीडिंग इन अ सूट वेस्ट्स इन द कोर्ट बाय वर्च्यू ऑफ सेक्शन 153. Explanation says the court may at any time and on such terms as to the costs or otherwise as it may think fit amend any defect or error. कोर्ट कभी भी अमेंड कर सकती है in any proceeding and all necessary amendments shall be made for the purpose of determining the real question. तो किस लिए करनी है अमेंडमेंट? ताकि रियल क्वेश्चन डिटर्मिन हो सके, और इशू रेज्ड बाय और डिपेंडिंग ऑन सच प्रोसीडिंग्स। सो सेक्शन 53 इज द करेक्ट आंसर. Option 2 is the correct answer. Let's move on to the next question. Which provision deals with determination of question relating to discharge, satisfaction, etc. of the decree? So this is a direct question. इसमें section 47 deals with the given situation. Section 47 deals with determination of questions relating to discharge, satisfaction of the decree. तो इसमें let's read the explanation and it would be clear. All questions arising between the parties to the suit in which the decree was passed. तो किसी भी सूट में अगर डिक्री पास होती है, जो भी क्वेश्चन अराइज होंगे और देयर रिप्रेजेंटेटिव्स एंड रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूशन से रिलेटेड, डिस्चार्ज से रिलेटेड, सेटिस्फैक्शन ऑफ डिक्री से रिलेटेड, शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। तो कौन सी कोर्ट करेगी? कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री। ये कौन से सेक्शन में दी गई ये बात? सेक्शन 47 शैल बी डिटर्मिन्ड बाय द कोर्ट एग्जीक्यूटिंग द डिक्री एंड नॉट बाय अ सेपरेट सूट। इसके लिए सेपरेट सूट नहीं डाली जाएगी, सूट नहीं होगी इस बात के लिए। Further, all questions relating to the delivery of possession of such property to such purchaser or his representative shall be deemed to be the questions relating to the execution. ये जो questions हैं ये भी they will be deemed to be the questions relating to execution, discharge और satisfaction of the decree within the meaning of this section. तो ये भी उसमें covered होंगे। तो section 47 is the right answer and executing court करेगी इसको और इसके लिए separate suit नहीं डलेगी। I hope it's clear. Let's move on to the next question. The general power of transferring suits, general power of transferring suits under section 24 of CPC. तो सेक्शन 24 में ये पावर्स जो ट्रांसफ़र करने की सूट्स को किसके पास हैं? हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो ऑप्शन 1 इज़ द करेक्ट ऑप्शन। हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट दे हैव द पावर टू
ट्रांसफर सूट्स अंडर सेक्शन 24। इसमें हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट इन दोनों के पास हैं। और अगर हम बात करें सेक्शन 25 की, इसमें सुप्रीम कोर्ट के पास है। सुप्रीम कोर्ट इसमें ट्रांसफ़र कर सकती है मैटर्स। तो राइट ऑप्शन इज़ द फर्स्ट ऑप्शन, हाई कोर्ट एंड द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। लेट्स रीड द एक्सप्लेनेशन। एज पर सेक्शन 24 ऑन द एप्लीकेशन ऑफ एनी ऑफ द पार्टीज, यानी कि एप्लीकेशन देगी अगर कोई पार्टी तब, या एंड आफ्टर नोटिस टू द पार्टीज एंड आफ्टर हियरिंग सच ऑफ देम एज डिजायर टू बी हर्ड और ऑफ इट्स ऑन मोशन। तो ये पार्टीज़ के कहने पे भी, यानी कि पार्टीज़ की एप्लीकेशन पे भी और सुओ मोटो भी कोर्ट इसको ट्रांसफ़र कर सकती है। सो दीज टू आर द मोड्स। विदाउट सच नोटिस द हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, तो कौन कर सकता है इसको सेक्शन 24 में? हाई कोर्ट और द डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मे एट एनी स्टेज ट्रांसफर एनी सूट, अपील और अदर प्रोसीडिंग्स पेंडिंग बिफोर इट for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same, withdraw any suit, appeal or other proceedings pending in any court subordinate to it and try to dispose of the same, transfer the same for trial or disposal to any court subordinate to it and competent to try or dispose of the same and retransfer the same for trial or disposal to the court from which it was विड्रॉन। तो जिस कोर्ट से विड्रॉ किया उसको भी रीट्रांसफ़र हो सकती है। सो देयर बहुत सारी चीज़ों के लिए ट्रांसफ़र की जा सकती है। तो ये किसके पास पावर्स हैं? अंडर सेक्शन 24 दीज पावर्स लाई विद हाई कोर्ट एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। सेक्शन 25 में यही इसी तरह की पावर्स सुप्रीम कोर्ट में हैं। आई होप इट्स क्लियर। लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। वेयर डिक्री इज टू बी सेंट टू कोर्ट इन अनदर स्टेट फॉर एग्जीक्यूशन इट हैज़ टू बी सेंट बाय। अगर किसी अनदर स्टेट में डिक्री भेजनी है, किसी दूसरी स्टेट में, इट हैज़ टू बी, कौन सी कोर्ट भेजेगी? हाई कोर्ट भेजेगी, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भेजेगी, द कोर्ट विच पास द डिक्री और द कोर्ट विच पास द डिक्री विद द कंसेंट ऑफ द हाई कोर्ट। सो द थर्ड ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, द कोर्ट विच पास द डिक्री, दिस कोर्ट विल सेंड द डिक्री टू अनदर कोर्ट फॉर एग्जीक्यूशन। तो लेट्स रीड सेक्शन 39 इज द relevant section. According to section 39, the court which passed the decree may on the application of the decree holder send it for execution to another court of competent jurisdiction where the immovable property of the judgment debtor is situated। तो किस लिए भेजते हैं? अगर उसकी जजमेंट डेटर की immovable property वहाँ सिचुएट कर रही है और द डिफेंडेंट रिजाइड, या डिफेंडेंट वहाँ रहता है, वर्क्स फॉर गेन और कैरीज ऑन बिजनेस कैरी ऑन करता है, वहाँ पे कैरी करता है। और फर्दर अकॉर्डिंग टू सेक्शन 40 द कोर्ट टू विच, अगर जिस कोर्ट को भेजी जा रही है वो ऐसे उसको डील करेगी जैसे कि वहीं के रूल्स अप्लाई करके जैसे उसी ने पास की हो। सेक्शन 40 ऑफ द कोर्ट टू विच सच डिक्री इज सेंट आउटसाइड द स्टेट शैल एग्जीक्यूट इट एज इफ इट इज़ अ डिक्री पास, ऐसे ही एग्जीक्यूट करेगी जैसे उसी कोर्ट ने ये डिग्री पास की हो, इन द सेम मैनर एंड अकॉर्डिंग टू द रूल्स इन फोर्स इन दैट स्टेट। तो जिस स्टेट में भेजी जा रही है वहाँ के रूल्स अप्लाई होंगे इसमें। तो 39 एंड 40 आर रेलिवेंट, बट 39 इज द मेन सेक्शन विच डील्स विद दिस। तो सेक्शन 40 में लिखा है कि वो कोर्ट इसको ऐसे ही डील करेगी जैसे कि उसी ने पास की हो और उसी वहाँ के स्टेट के रूल्स लगेंगे जहाँ वो भेजी गई है। So where decree is to be sent to a court in another state for execution, it has to be sent by the court which passed the decree। इसमें हाई कोर्ट की कंसेंट की ज़रूरत नहीं है। I hope it's clear. Now moving on to the next question. When a decree is passed against the Union of India, यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ कोई अगर डिक्री पास हुई है, एग्जीक्यूशन ऑफ सच डिक्री शैल नॉट बी इशूड, तो उसकी एग्जीक्यूशन तब तक नहीं इशू की जा सकती अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर द पीरियड ऑफ 3 months। अगर 3 months तक अनसेटिस्फाइड रहती है, कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिग्री। सो दिस इज अ डायरेक्ट क्वेश्चन अंडर सेक्शन 82 ऑफ CPC। अगर कोई डिक्री जो है यूनियन ऑफ इंडिया के खिलाफ पास की गई है, एग्जीक्यूशन उसकी तब तक इशू नहीं की जा सकती अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर पीरियड ऑफ 3 months। 3 months का टाइम की बात है उसमें, कंप्यूटेड फ्रॉम द डेट ऑफ सच डिक्री। सो थर्ड ऑप्शन इज द करेक्ट ऑप्शन। लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन।
अ डिक्री पास्ड अगेंस्ट द यूनियन ऑफ इंडिया और अ स्टेट गवर्नमेंट और ऑफिसर शैल नॉट बी एग्जीक्यूटेड, नॉट बी एग्जीक्यूटेड कब तक नहीं कर सकते इसको, अनलेस इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर अ पीरियड ऑफ 3 months, अगर वो अनसेटिस्फाइड रहेगी 3 months के लिए फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्री, डिक्री की डेट से। द सेम रूल्स आर एप्लीकेबल फॉर ऑर्डर्स एंड अवार्ड्स अगेंस्ट गवर्नमेंट अंडर सेक्शन 82 इज द रेलिवेंट सेक्शन। अब इसी तरह की बात नोटिस देने की बात आती है, वो है उसमें भी प्रीलिम्स में क्वेश्चन आता है सेक्शन 80। अगर ऐसे ही किसी यूनियन ऑफ इंडिया या स्टेट के खिलाफ आपने केस सूट डालना है तो उसमें 2 months नोटिस की बात है। ये क्वेश्चन भी कई बार प्रीलिम्स में पूछ लिया जाता है। यहाँ 2 months है, बट हेयर इट रिमेन्स अनसेटिस्फाइड फॉर पीरियड ऑफ 3 months का टाइम है। तो दिस इज 82 इज द रेलेवेंट सेक्शन इन दिस। 80 में 2 months के नोटिस की बात है। सो बोथ आर यू नो द क्वेश्चंस विच जनरली अपीयर इन द प्रीलिम्स। Now we move on to the next question. The provisions regarding interpleader suit. This is a very interesting concept. Has been incorporated in section. पहले तो interpleader suit क्या है? Interpleader suit में जो plaintiff है, plaintiff जो है उसका he has no interest in subject matter. उसको subject matter में कोई interest नहीं है। इंटरेस्ट इन सब्जेक्ट मैटर। वो क्या करता है, वो क्लेमेंट से पूछता है। क्लेमेंट्स अगर 2 या ज़्यादा क्लेमेंट्स हैं तो वो कोर्ट के पास जाके बोलता है जिस भी बात को लेकर डिस्प्यूट है इसका निपटारा करके किया जाए। तो इसमें सेक्शन 88 इज़ द रेलेवेंट प्रोविज़न। दिस इज़ द करेक्ट ऑप्शन। The provision regarding interpleader suit has been incorporated in section 88 and order 35 deals with this interpleader suit. Explanation: in a majority of cases there is a dispute between a plaintiff and a defendant. Generally dispute is between plaintiff or plaintiffs and defendants. In an interpleader suit the plaintiff is not really interested in the subject. He is not interested in the subject matter. उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है उसका। It is the process wherein the plaintiff calls upon the rival claimants. जो भी claimants हैं उनको वो बुलाता है to appear before the court and get their respective claims decided. उनके claim decide करने के लिए वो कोर्ट में बुलाता है। और an agent or a tenant cannot file interpleader suit against the principal and landlord respectively. तो tenant जो है या agent है, he cannot file interpleader suit against principal और लैंडलॉर्ड रिस्पेक्टिवली, तो उनके खिलाफ ये नहीं डाल सकते हैं। तो इसको थोड़ा और समझते हैं। इसमें सपोज ए के पास कोई चीज़ है, कोई सामान है, फॉर विच बी और सी कहते हैं कि बी सेज दिस इज़ माइन, सी सेज दिस इज़ माइन। तो ए डजंट नो दैट whether that thing belongs to B or C. A goes to court and says the court that you decide who is the owner of this so that I can give it to the right owner. So this would be an interpleader suit. I hope the concept is somewhat clear. Let's move on to the next question. Which of the following is correct? इसमें सीक्वेंस दी हुई है। सेक्शन 113 रिव्यू, सेक्शन 114 रिवीजन, सेक्शन 115 रेफरेंस, सेक्शन 113 रेफरेंस, सेक्शन 114 रिव्यू, section 115 revision. So this is the correct order, this is the sequence. 113 में रेफरेंस की बात है, 114 में रिव्यू की बात है, 115 में रिवीजन की बात है। तो लेट्स डिस्कस लिटिल बिट अबाउट रेफरेंस। रेफरेंस इज व्हेन द मैटर इज रेफर टू हाई कोर्ट फॉर इट्स ओपिनियन। तो इसमें जब कोर्ट को कोई किसी तरह की परेशानी है किसी एक्ट ऑर्डिनेंस को लेके, वो क्लैरिटी के लिए हाई कोर्ट का ओपिनियन ले सकती है। Whereas रिव्यू में इट इज़ द सेम कोर्ट विच इज़ डीलिंग द केस। रिव्यू वही कोर्ट करेगी जिसने ऑर्डर या डिक्री पास की है, और जो रिवीजन है ये हाई कोर्ट के पास लाई करेगी। सो 115 एंड 113 में हाई कोर्ट की इंटरवेंशन है, वेयर एज इट इज़ अबाउट रिव्यू इज़ डन बाय द सेम कोर्ट। सो दिस इज़ द करेक्ट सीक्वेंस। अगर हम डिक्शनरी के व्यू पॉइंट से देखें तो रेफरेंस सबसे पहले आएगा, फिर रिव्यू आएगा, फिर रिवीजन, उसी ऑर्डर में दिए हैं।
in which they appear in the dictionary. So let's read the explanation. Review is given under section 114, reference under section 113. तो reference 113 में है, review 114 में है, and revision under section 115. तो revision 115 में. Review in simple words means to reconsider. Review में it is about reconsidering or to look again or re-examine. तो it is about looking again at the same thing. It is judicial re-examination of the case by the same court and by the same judge. वही कोर्ट और वही जज उसको रिव्यू करेगा. रेफरेंस मीन्स टू स्टेट केस ऑन ए पॉइंट ऑफ लॉ. पॉइंट ऑफ लॉ पे अगर एंड सीक द ओपिनियन ऑफ द हाई कोर्ट, हाई कोर्ट के ओपिनियन के लिए भेजी जाती है इन नॉन अपीलेबल केसेस. तो रेफरेंस नॉन अपीलेबल केसेस में, रेफरेंस में वो केस भेजे जाते हैं जो नॉन अपीलेबल हैं. नॉन अपीलेबल, जिनकी अपील नहीं हो सकती. द सेक्शन फर्दर स्टेट्स दैट रेफरेंस इज सब्जेक्ट टू सेटिस्फैक्शन ऑफ द कोर्ट दैट ए केस पेंडिंग बिफोर इट. जो कोर्ट उसको भेज रही है रेफरेंस के लिए हाई कोर्ट के पास, वो इन्वॉल्व्स ए क्वेश्चन, वो ऐसे क्वेश्चन से रिलेटेड भेज रही है एज टू द वैलिडिटी ऑफ एनी एक्ट. किसी एक्ट की वैलिडिटी से रिलेटेड है क्वेश्चन, ऑर्डिनेंस की वैलिडिटी या रेगुलेशन की वैलिडिटी एटसेट्रा से, कंटेन्ड इन एनी एक्ट एंड डिटर्मिनेशन ऑफ विच इज़ नेसेसरी फॉर डिस्पोजल ऑफ द केस. वो जो केस चल रहा है उसकी डिस्पोजल के लिए ये नेसेसरी है. एंड सच एक्ट, ऑर्डिनेंस, रेगुलेशन, प्रोविजन एटसेट्रा इज इनवैलिड. वो जो एक्ट या ऑर्डिनेंस या रेगुलेशन है इट इज़ इनवैलिड और इनऑपरेटिव. बट अब वो इनवैलिड या इनऑपरेटिव तो है, बट सेम हैज़ नॉट बीन सो डिक्लेयर्ड बाय द हाई कोर्ट. हाई कोर्ट ने उसको इनवैलिड डिक्लेयर नहीं किया है. टू विच दैट कोर्ट इज सबऑर्डिनेट. तो वो कोर्ट क्योंकि हाई कोर्ट की सबऑर्डिनेट कोर्ट है तो इट इज़ आस्किंग फॉर हाई कोर्ट्स ओपिनियन or by the Supreme Court. The court may state a case and setting out its opinion and the reasons and refer the same for the opinion of High Court. High Court के opinion के लिए उसको रेफर कर सकती है. Whereas revision की अगर बात करें हम, revision है 115 में. Revision means to look again or repeatedly at. तो दोबारा देखने की बात है इसमें भी, लेकिन to go through carefully and correct where necessary. तो जहाँ पे ठीक करने की ज़रूरत है किसी उसको, तो रिवीजन में उसको ठीक कर दिया जाए. दस रिवीजन मीन्स टू द एक्शन ऑफ रिवाइजिंग स्पेशली क्रिटिकल और केयरफुल एग्जामिनेशन और पेरोजल विद द व्यू टू करेक्टिंग और इम्प्रूविंग. तो रिवीजन, द हाई कोर्ट हैव पावर ऑफ रिवीजन. हाई कोर्ट के पास तो रेफरेंस में भी हाई कोर्ट का भेजा जाता है, रिवीजन में भी. तो बोथ दीज लाई टू हाई कोर्ट. आई होप इट्स क्लियर. नाउ वी मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Courts have jurisdiction to try all suits of a civil nature except suits the cognizance of which is either expressly or impliedly barred. So section 9, this is very important section from from viewpoint of prelims, main. So this is very important section. तो पहले तो सिविल नेचर जो है, सिविल नेचर की जो बात है, इट इज़ वाइडर देन सिविल प्रोसीडिंग्स. वाइडर देन सिविल प्रोसीडिंग्स. तो ये सेक्शन 9 इसकी बात करता है. तो कॉग्निजेंस ऑफ विच इज़ आइदर एक्सप्रेस, जिसकी कॉग्निजेंस उस एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड है, उसको छोड़ के, तो कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स. कोर्ट्स के पास उनको छोड़ के जिनकी इम्प्लाइडली और एक्सप्रेसली बार्ड है कॉग्निजेंस लेना, उनके अलावा कोर्ट्स हैव जुरिडिक्शन टू ट्राई ऑल सूट्स ऑफ अ सिविल नेचर. तो सिविल नेचर बहुत वाइडर स्कोप है जिसका, उसमें इसको ट्राई करने की पावर है कोर्ट्स को, ओनली एक्सेप्ट दोज विच आर एक्सप्रेसली और इम्प्लाइडली बार्ड. सो लेट्स लुक एट द एक्सप्लेनेशन. According to section 9 of CPC, the courts shall have jurisdiction to try all suits of a civil nature excepting, किसको छोड़ के, suits the cognizance of which is either expressly or impliedly barred. तो इसके अलावा जितनी भी वो suits हैं उसको वो try कर सकते हैं. I hope it's clear. Moving on to the next question. Constructive res judicata is contained in.
सो कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा जो है वो इसकी एक्सप्लेनेशन 4 में दिया गया है। एक्सप्लेनेशन 4 ऑफ सेक्शन 11 ऑफ CPC, इट डील्स विद कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। इसका क्या अर्थ हुआ? कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा का जो इससे रिलेटेड प्रोविज़न है दैट इज़ एक्सप्लेनेशन 4 टू सेक्शन 11 ऑफ CPC। तो इसमें उन चीज़ों की बात हो रही है जिसको विच माइट एंड ought टू हैव बीन द ग्राउंड ऑफ डिफेंस और अटैक। तो उन बातों को हम इसमें उसको कंस्ट्रक्टिव यानी कि उसको मान लिया जाता है ऐसा। Explanation will clarify everything. Explanation 4 states that any matter which might and ought to have been made ground, यानी कि बनाया जा सकता था या उसको बनाया जाना चाहिए था, of defense और attack, डिफेंस के लिए या अटैक के लिए, इन सच फॉर्मर सूट, पिछली सूट में, शैल बी डीम्ड यानी कि किसी सूट में आपने वो ग्राउंड्स नहीं लिए जो लेने चाहिए थे, वो बनते थे उस वक्त, और इन सच फॉर्मर सूट किसी फॉर्मर सूट में नहीं लिए, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ए मैटर, उसको माना जाएगा, शैल बी डीम्ड टू हैव बीन ए मैटर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू, कि दे वर डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू इन सच सूट। इट दस लेज डाउन द प्रिंसिपल ऑफ कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकाटा। तो दिस इज द प्रिंसिपल which has been enshrined under explanation 4 attached to section 11 of CPC. When any matter which might and ought to have been made ground of defense or attack, तो जिसको ground of attack और defense बनाया जाना चाहिए था, वो matter a former proceeding in a former proceeding में होना चाहिए था, but was not so made, यानी कि वो यूज़ नहीं किया उसको, ना डिफेंस के लिए यूज़ किया ना अटैक के लिए जहाँ भी वो बनता था, then such a matter in the eyes of law to avoid multiplicity of litigation, ताकि मल्टीप्लिसिटी ऑफ लिटिगेशन ना हो, एंड ब्रिंग अबाउट फाइनलिटी इन इट, और उसकी फाइनलिटी उसको दी जा सके, केसेस ख़त्म हो सके, इज डीम टू हैव बीन कंस्ट्रक्टिवली इन इशू एंड देयरफॉर इज टेकन एज डिसाइड, तो माना जाएगा कि वो डिसाइड हो चुके हैं, बिकॉज अर्लियर इन द फॉर्मर सूट द पार्टीज हैड द ऑप्शन टू टेक डिफेंस और अटैक ऑफ दैट, सो दे डिड नॉट यूज, बट कंस्ट्रक्टिवली उसको मान लिया जाएगा। सेक्शन explanation 4 to section 11 deals with this proposition and this constructive res judicata. I hope it's clear, and now we move on to the next question, which is the court under section 89 subsection 1 of CPC can refer the dispute for, this is very prominent section, so किस चीज़ के लिए भेज सकते हैं इसमें, मीडिएशन और लोक अदालत, मीडिएशन और लोक अदालत के लिए, आर्बिट्रेशन और कंसिलिएशन के लिए, कंसिलिएशन और मीडिएशन के लिए, और ऑल ऑफ द अबव। सो आंसर इज़ वेरी सिंपल। तो देयर इज़ ए प्रोविज़न ऑफ ADR, ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, सेक्शन 89 सबसेक्शन 1। ये अमेंडमेंट जो थी ये 1 जुलाई 2002 से एप्लीकेबल हुई थी। 99 की जो अमेंडमेंट्स थी वो दे वर एप्लीकेबल फ्रॉम this date. So explanation, let's read it. The Law Commission of India in its 129th report जो 1988 की थी, recommended for introduction of ADR, तो उसमें recommend किया लॉ कमीशन ने, तो उसमें clause 3D of the code of CPC Civil Procedure Bill 1997 according with a view to implement the 129th रिपोर्ट, उसको इम्प्लीमेंट करने की व्यू से लॉ कमीशन ऑफ इंडिया एंड टू मेक कंसिलिएशन स्कीम इफेक्टिव, इट इज़ प्रपोज्ड, क्या प्रपोज किया इसमें, टू मेक इट ऑब्लिगेटरी फॉर द कोर्ट्स टू रेफर द डिस्प्यूट आफ्टर द इश्यूज आर फ्रेम्ड फॉर सेटलमेंट। तो कोर्ट्स क्या करेंगी, उसको रेफर करेंगी सेटलमेंट, आइदर बाय वे ऑफ आर्बिट्रेशन, आर्बिट्रेशन की वे से, कंसिलिएशन की वे से, मीडिएशन की वे से, मीडिएशन, कंसिलिएशन, है ना, ये सब जुडिशियल सेटलमेंट और लोक अदालत, तो लोक अदालत ये सब बातें इसमें आ गई हैं। इट इज़ ओनली आफ्टर द पार्टीज फेल, टू गेट देयर डिस्प्यूट सेटल्ड, अगर वो सेटल नहीं होती थ्रू एनी ऑफ द ऑल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन, अगर इनमें से कोई भी मेथड से वो नहीं उसको रिजोल्व कर पाते, देन द सूट शैल प्रोसीड फर्दर, तब वो सूट आगे चलेगी। सेक्शन 89 हैज़ बीन इंट्रोड्यूस्ड टू द सिविल प्रोसीजर कोड बाय अमेंडमेंट एक्ट ऑफ
1999 and it became effective from 1st July 2002. The basic objective of section, इसका क्या objective है, is to ensure that the court makes an endeavor, court ऐसा effort करे to facilitate out of court settlement, ताकि out of court settlements को encourage किया जा सके. तो कोर्ट, ये प्रोविज़न सिविल मैटर्स को आउट ऑफ कोर्ट सेटल करने के लिए बनाए गए थे, सो दैट जो बर्डन है वो जुडिशरी से कम हो, बहुत सारे केसेस का डिस्पोजल जल्दी हो जाए थ्रू वन ऑफ द ADR प्रोसेसेस बिफोर द ट्रायल कमेंसेस. तो ट्रायल कमेंस होने से पहले अगर ADR के थ्रू कोई रिजोल्व होता है तो उसके लिए सेक्शन 89 इनकॉर्पोरेट CPC में किया गया. आई होप इट्स क्लियर. So all these are there under section 89, mediation, lok adalat, arbitration, conciliation and mediation. These are all there. So answer is all the above. So I hope it's very clear. Let's move on to the next question. Raju dies leaving behind a son. Raju की death हो गई है and Ravi he has a son Ravi and a married daughter Kavita. Married daughter Kavita. ए सूट फाइल्ड बाय राजू. राजू एक सूट फाइल करता है आफ्टर हिज डेथ. तो अगर उसकी डेथ होगी सूट फाइल करने के बाद, कैन बी कंटिन्यूड बाय, तो उसकी सूट को कौन कंटिन्यू कर सकता है, तो उसके LRs कर सकते हैं. तो वेदर ओनली रवि कैन और ओनली कविता कैन और दे बोथ कैन. सो लेट्स सी. रवि अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, कविता अलोन एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रवि कविता एंड हर हस्बैंड एज लीगल रिप्रेजेंटेटिव, रवि एंड कविता बोथ एज legal representative. So this is the correct option. Option 4, both Ravi as well as Kavita, they are entitled to continue the suit after the death of Raju. Explanation says both Kavita and Ravi are legal heirs, representatives of the deceased and can continue the suit. So they can continue the suit. LR, legal representative, is defined under section 2 subsection 11 of CPC as, क्या लिखा है उसमें, हु इन लॉ रिप्रेजेंट्स द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड पर्सन. तो अगर कोई डिसीज की स्टेट को रिप्रेजेंट करता है, हु इंटरफियर्स विद द स्टेट ऑफ अ डिसीज्ड, या उसकी स्टेट से में इंटरफियर करता है, रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव ऑफ अ लीगल रिप्रेजेंटेटिव. दस LR इंक्लूड्स इवन अ स्ट्रेंजर. तो स्ट्रेंजर को भी इंक्लूड करता है, हु मे बी इन एक्चुअल पोजेशन, अगर वो एक्चुअल पोजेशन ऑफ डिसीज्ड स्टेट है, विदाउट क्लेमिंग एनी टाइटल देयर ऑफ, अगर उसमें वो टाइटल नहीं भी क्लेम कर रहा, ही कैन ऑल्सो बी LR. सो द क्वेश्चन इज, उसके बाद कौन कंटिन्यू कर सकता है, बोथ रवि एंड कविता बीइंग लीगल हियर्स कैन कंटिन्यू. सेक्शन 211 में, सब सेक्शन 11 सेक्शन 2 का, उसमें ये लीगल हियर्स को के बारे में बताया गया है. सो आई होप इट इज़ वेरी क्लियर. लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Which provision of the code of civil procedure deals with right to lodge a caveat? Caveat क्या होता है? Caveat एक तरह का, जैसे अगर किसी को ऐसा लग रहा है कि मुझे सुना जाना चाहिए किसी मैटर को, कोर्ट सुने उससे पहले, मुझे also I should also be made aware of that, then caveat is lodged. So section 148D, A, 148A deals with caveat. तो इसमें क्या होता है, caveat is an entry made in the books of office or a register of court to prevent a certain step being taken without previous notice to the person entering the caveat. यानी जो caveat lodge कर रहा है उसको नोटिस दिया जाएगा उसको. Not to take notice to the court, not to take any step without notice being given to the party lodging the caveat. तो जिसने caveat lodge की है उसको एक नोटिस जाएगा. It is very common in, ये जो है प्रोविज़न caveat की बात है, एक टेस्टामेंट्री प्रोसीडिंग्स में it is very common. It is a precautionary measure taken against the creator of और letters of administration. उनके खिलाफ एक precautionary measure के लिए इसको यूज़ किया जाता है, as the case may be, but by the person lodging the caveat. सो जो caveat lodge करता है, he is asking for a notice in case the matter comes before the court. Section 148 of the Code of Civil Procedure provides for lodging of caveat. So 148A CPC, this is the relevant provision. So this, ये there is duration, तो कितने दिन तक caveat की लाइफ है, 90 days, यानी कि 90 days तक वो वैलिड रहेगा. जो caveat lodge की गई है वो, it will be valid only for 90 days.
So I hope it is clear. So now we move on to the last question. The consequences of non-compliance हुई है with the order to answer interrogatories. इंटरोगेटरीज आंसर करने में कंप्लायंस नहीं की गई फॉर डिस्कवरी और इंस्पेक्शन, यानी कि इस तरह की बातें थी जो कोर्ट ने बोला गया था, उसका कंप्लायंस नहीं हुआ. हैव बीन डेल्ट विद अंडर, तो ये कहाँ डील होती हैं? ऑर्डर 11, रूल 21 CPC. सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट प्रोविज़न. इसमें ऑर्डर 11 रूल 21 में ये बिकॉज इट इज़ वेरी हार्श ऑन द पार्टीज ऑल्सो, सो कोर्ट ने इसको देयर इज़ अ केस, वेरी वेल नोन केस, बब्बर स्विंग मशीन केस. इसमें कोर्ट ने गाइडलाइन फ्रेम की कि दिस शुड बी यूज्ड, दिस प्रोविज़न शुड बी यूज्ड इन वेरी एक्सट्रीम केसेस. So it is not to be used ordinarily in extreme cases because अगर जो पार्टी प्लेंटिफ है उसका केस डिसमिस हो सकता है, या फिर जो डिफेंस में डिफेंड कर रहा है उसको स्ट्रक आउट किया जा सकता है. तो दिस इज़ टू बी यूज्ड इन एक्सट्रीम केसेस ओनली. सो रिसेंटली इन अ केस विच हैपन्ड, विच वॉज उसके सुप्रीम कोर्ट ने अभी एक बड़े लैंडमार्क केस में हिंदुस्तान जिंक में इसको हिंदुस्तान जिंक केस, SLP में इसमें हाई कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड करते हुए बोला कि कोर्ट्स आर नॉट टेकिंग द सिविल प्रोसीजर सीरियसली, दे आर वेरी लैक्स. तो कोर्ट्स बड़ी कैजुअल हैं. तो उन्होंने ये अभी दिस जजमेंट वाज पास्ड ऑन 24 फरवरी 2021 की रीसेंट जजमेंट है. इसमें हिंदुस्तान जिंक ने कोई कंप्लायंस नहीं की थी, तो उनका जो डिफेंस है वो स्ट्रक आउट कर दिया गया था. तो इस केस में ये बोला गया कि ये जो है एक्सट्रीम सर्कमस्टेंसेस हैं, दे आर नॉट टेकिंग कोर्ट ऑर्डर सीरियसली. सो ऑर्डर 11 रूल 12 में जो निर्देश दिए गए थे, दे वर नॉट कंप्लाइड विद. सो द सुप्रीम कोर्ट upheld the decision of high court in this. So I hope it is all clear. So we conclude this lecture here. These were the questions which appeared in 2015 Haryana Judicial Examination, and CPC questions with regard to last 3-year exams which appeared in Haryana Judicial Examination, we have covered. So you can subscribe our channel for upcoming details and alerts. So we'll be making such more videos, you can watch them. Thank you.